Hello students, welcome to our new lecture number 2 based on the topic aromatic compound। तो चलते हैं अगले रिएक्शन पे, रीमर-टीमन रिएक्शन। ओके, नोट कर लेंगे, एडी डाल देंगे। रीमर-टीमन रिएक्शन, देखिए रीमर-टीमन रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन में एक्चुअल में फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं NaOH, एक्वस। तो एक्वस NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं आप। इससे जो अपना मेन प्रोडक्ट बनता है वो है सैलिसिलैल्डिहाइड। ये CHO लग जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, सैलिसिलैल्डिहाइड। ये ऑर्थो पोजीशन वाला भी लग सकता है और पैरा वाला भी बन सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं OH ग्रुप कैसा है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जितने भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा पोस्ट। ओके, तो अगर ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये वाला जो ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि इस वाले की ज्यादा रिएक्टिविटीज की है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम तो हो गया सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड। ओके, और इसका केमिकल नेम वैसे क्या बोल सकते हैं, तो सैलिसिलैल्डिहाइड के अलावा इसका दूसरा नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इस वाले को सैलिसिलैल्डिहाइड नहीं बोलते, पैरा वाले को, तो इस वाले को सिर्फ बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, बाय प्रोडक्ट में NaCl भी बनेगा, वो भी साथ में लिख लीजिएगा, NaCl और वाटर भी बनेंगे साथ में। तो बाय प्रोडक्ट में NaCl और वाटर भी बनेगा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी जानना मेन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म कैसे आखिर ये रिएक्शन हुई। तो मैकेनिज्म पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म और NaOH आपस में रिएक्शन करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और साथ में NaOH, तो NaOH से क्या मिलेगा, बेस OH-। तो बेस OH- से रिएक्शन हो, तो बेस है ये, अगर तो इसके साथ क्या जाएगा, एसिड, तो एसिड का ये H+ आयन निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl3-। तो ये वाटर निकाल देगा और बना देगा CCl3-। ओके, अब ये CCl3- से क्या होगा, आपने देखिए NaOH लिया था, है ना, तो अब क्या होगा, यहां से एक Cl भी निकल जाएगा, तो इधर से एक Cl भी निकाल देना है। जैसे ही आप यहां से Cl निकालेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा CCl2, वही डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन जो आपने GOC में इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तो डाइक्लोरोकार्बीन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं माना जाएगा। ये जो Cl- निकला और Na+ मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। ओके, NaOH लिया था ना आपने, तो Na+ और OH-, तो Na+, आखिरी में Cl- के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaCl। ओके, तो यहां से तैयार होता है अपना पहला स्टेप, डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किस पर अटैक करेगा, फिनॉल पे। तो फिनॉल पर अटैक तो करेगा, लेकिन फिनॉल भी NaOH के साथ रिएक्ट करके फेनॉक्साइड आयन बना देगा। तो इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, ये फिनॉल की रिएक्शन OH- के साथ होगी और ये वाटर निकाल देगा और ये बना देगा फेनॉक्साइड आयन। इससे क्या फायदा है फेनॉक्साइड आयन बनाने से, एक्चुअली में देखिए फेनॉक्साइड आयन से हमारा फायदा ये है कि फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। फिनॉल आखिर एसिडिक क्यों होता है, आप खुद सोचो, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो आप देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता रहेगा, ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो इस तरीके से ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हुआ जाएगा। ओके, फिर ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा यहाँ से टूटकर, तो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बन जाएगा।
यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, ये कंप्लीट डीलोकलाइज कर रहा है। ओके, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओके, और साथ ही साथ जो O माइनस आप देख रहे हैं, ये किसकी तरह काम करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप की तरह काम करता है। तो ये भी लिख लीजिएगा, ये जो O माइनस है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग प्लस आई, स्ट्रॉन्ग प्लस आई की तरह काम करेगा। तो इस वजह से बेंजीन रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आ जाएगी, और ऐसे में ये इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बन के अटैक करने के चांसेस और हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब डाइक्लोरोकार्बन का अटैक भी दिखा देते हैं। तो इसके अगले स्टेप में डाइक्लोरोकार्बन का अटैक दिखाना है। तो अपन क्या करने वाले हैं, जो फेनॉक्साइड आयन हमने बनाया इसका हम कराने वाले हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस करा रहे हैं तो देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। तो या तो ये वाला पैरा वाला कैसे बना होगा, ये पैरा पे अटैक करके, और ऑर्थो वाला कैसे बना होगा, CHO, ये ऑर्थो पे अटैक करके। तो ये जैसे ही आप लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम कराओगे तो यहां माइनस चार्ज आएगा, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो जरा देखिए, जैसे ही इसमें माइनस आएगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसको प्रोवाइड करेगा तो यहां C पे क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, तो देखिए बना लेते हैं उसको भी, ये डबल बॉन्ड O आ गया और यहां से जुड़ गया C, Cl2, और C पे क्या आ गया, माइनस। अच्छा देखिए यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई एक हाइड्रोजन से भी हो रही है ना, तो अब वो क्या करेगा, यहां का ये हाइड्रोजन टूटेगा और ये वाला ग्रुप इधर टूटेगा। ओके, तो ये जो O माइनस है, फेनॉक्साइड आयन देख रहे हैं, ये हमेशा NaOH यहां पर भी लाए होंगे, तो ये सोडियम फेनॉक्साइड आयन से बैलेंस होता है। इसके बगल में ऐसे Na+ लगा रहता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड होता है तो कोई क्या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, तो सोडियम फेनॉक्साइड ही है। अब आप फेनॉक्साइड बोलो या सोडियम फेनॉक्साइड आयन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग तो फेनॉक्साइड ही है। ओके, अब यहां पर जरूर फेनॉक्साइड आयन नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाएगा, बट जैसे ही ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा सोडियम आयन फिर से यहां आ जाएगा। तो देखिए ये H+ आयन जो कि एसिडिक है, sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है, वो इसको मिल जाएगा, ये H+ आयन इसको मिल जाएगा। तो क्या बनेगा कंपाउंड, तो वो भी समझ लेते हैं। ये O पे माइनस और Na+ यहीं पर है, यहां पर जब ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम जाएगा तो यहां आ जाएगा डेल पॉजिटिव और यहां डेल नेगेटिव, तो ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये पहले की तरह बॉन्ड बन जाएगा, और इधर आ जाएगा CHCl2। ओके, और यही हमारा इंटरमीडिएट। तो आप पहले तो यहां तक नोट कर लीजिए इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट ओवरऑल रिएक्शन का है, और अगर आप पहले स्टेप की बात करें तो ये भी एक इंटरमीडिएट होता है, लेकिन ये 1-1 एलिमिनेशन का इंटरमीडिएट होता है, जो ये बनता है डाइक्लोरोकार्बन। और ये पूरा स्टेप क्या था, 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन कहां तक है, यहां तक है, यहां तक है 1-1 एलिमिनेशन। ओके, ये वाला स्टेप। फिर इस वाले स्टेप में कोई 1-1 एलिमिनेशन नहीं, फिर तो यहां रेजोनेंस हुआ है। फेनॉक्साइड आयन दिखाया मैंने, फेनॉक्साइड आयन में O- क्या है, स्ट्रॉन्ग प्लस आई की तरह काम करता है, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो CCl2 पे अटैक हो जाएगा, तो CCl2 को ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो C पे माइनस आ जाएगा, फिर बाद में ये वाला H+ आयन टूटेगा और ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम होगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H इसको मिल जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, इंटरमीडिएट जो आपने बनाया अब यहीं से स्टार्ट करते हैं और आगे। तो हमने जो इंटरमीडिएट बनाया है उसमें O-, Na+ इस तरीके से है ना, इसकी रिएक्शन आप करा दो NaOH के साथ, तो ये जो क्लोरो ग्रुप है ये चले जाएंगे NaCl में और यहां लग जाएगा OH, तो 2 मोल ले लो, तो -2 मोल NaCl। ओके, और इन दोनों पे लग जाएगा OH इस तरीके से। अब एक कार्बन पे 2 OH तो रह नहीं सकते, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, ये तुरंत क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन, तो यहां आ जाएगा C♯OH। ओके, अब क्या करना है,
ये जो डिहाइड्रेशन हुआ, ये वाटर, तो यही वाटर का अटैक यहां कराएंगे तो H प्लस आयन यहां आ जाएगा और इसका OH माइनस Na प्लस के साथ मिलकर NaOH बना देगा। तो ये बन गया हमारा सैलिसिलैल्डिहाइड और साथ में NaOH हट गया। ओके, या फिर आप ऐसे कर लो कि OH माइनस बना, बाद में ये Na प्लस और OH माइनस मिलकर NaOH बना। मेन प्रोडक्ट से मतलब है। तो ये इस तरीके से CHO लग गया। एक मिनट, यहाँ OH और यहाँ CHO लगाना है, तो आप यहाँ CHO लगा दीजिए। वैसे मैं यहाँ पर OH भी लगा के काम चला सकता था, बट वैसे ही बना हुआ है तो यहाँ पर ही कर देते हैं। यहाँ OH और ये CHO, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक। अब अगर आप यही काम पैरा वाले से कराते, ये वाले को लेके कराते, तो यहाँ पर अटैक होता, तो बन जाता पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक। ओके, तो सैलिसिलैल्डिहाइड यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक में ऑर्थो वाला मेजर होता है, तो ये भी लिख लेंगे। ऑर्थो और पैरा वाला में ऑर्थो वाला मेजर होता है और ये पैरा वाला माइनर होता है। लेकिन नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये लिख लेंगे, इफ ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक्ड देन पैरा आइसोमर विल बी मेजर। पैरा आइसोमर का मतलब इसकी बात हो रही है, यहां पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक की बात हो रही है, ये मेजर। तो ये था हमारा रीमर-टीमन रिएक्शन। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। और अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहां तक नोट कर लीजिए, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, श्मिट अलग होता है और कोल्बे-श्मिट अलग है। तो ये है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। अब इस कोल्बे-श्मिट रिएक्शन में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। फिनॉल की रिएक्शन, ये भी फिनॉल की रिएक्शन है। कोल्बे-श्मिट में फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले NaOH, देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड इन द लास्ट H प्लस आयन। तो ऐसा करने से अपने को जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है, अभी मिला था सैलिसिलैल्डिहाइड और अब मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो वाला भी बन सकता है और पैरा वाला भी बन सकता है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो वाले को ही बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। या फिर इसका केमिकल नेम अगर मैं बोलूं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और ये दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो वाला मेजर होगा, लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक होगी तो पैरा वाला मेजर होगा। सेम पॉइंट यहां पर भी वही लगेगा। ओके, तो मेजर कौन सा है, ऑर्थो, और माइनर पैरा वाला। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म से अपने को समझ में आएगा कि आखिर ये बना कैसे। तो मैकेनिज्म पे चलते हैं। ओके, तो देखिए मैकेनिज्म में क्या होने वाला है। सबसे पहले फिनॉल और NaOH आपस में रिएक्ट करके सोडियम फेनॉक्साइड आयन बना देंगे। तो ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होनी है जैसे अभी हम लोगों ने रीमर-टीमन में पढ़ा। तो इसके पहले स्टेप में फिनॉल और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे और ये देखिए बना देंगे सोडियम फेनॉक्साइड आयन। तो यहां पर O माइनस Na वही, और ये इस तरीके से, और -4। अब ये जो फेनॉक्साइड आयन होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ये हमें ये बात मालूम है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो मैं बस अब बना नहीं रहा हूं स्ट्रक्चर, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूं, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओके,
ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, और इससे ऑर्थो वाला भी बन जाएगा, पैरा वाला भी बन जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में CO2 की रिएक्शन होनी है। तो अगले स्टेप में आते हैं CO2 की रिएक्शन बनी हुई देखते हैं। तो सेकंड, ये जो आपका फेनॉक्साइड आयन है ये करेगा रेजोनेंस वैसे ही ऑर्थो पैरा वाला, है ना, और साथ में CO2 लेना है। तो CO2 आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। तो चलिए देखिए, यहां पर ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, और जैसे ही ये माइनस आएगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं इस बात को और आगे, है ना। कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर लीजिए, सब एक जैसे। तो यहां से जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये दोनों तो यहां से जुड़ गए, यहां आ गया डबल बॉन्ड, ओके, और यहां पर है माइनस, और इसने दे दिया यहां से टूटा तो इस पे आया माइनस और इस पे आया प्लस, तो ये हो गया न्यूट्रल। तो ये C, O पे माइनस और ये डबल बॉन्ड, ओके, और यहां पर H लगा है जैसे रीमर डीमन में लगा था। अब क्या होगा, अब आपको मालूम है ये वाला H टूटेगा और ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो ये वाला H रीमर डीमन में तो यहां दे देते थे, दे दो, चलो COOH बन गया, और ये COOH एसिडिक है तो एसिडिक हाइड्रोजन फिर से टूट जाएगा और इसको मिल जाएगा, ओके। तो अल्टीमेटली आना यहीं पर है। तो ये वाले को आप ऐसे बना लेंगे, ये आ गया यहां पर OH और इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये बन गया सैलिसिलेट आयन। ये देखिए सैलिसिलिक एसिड बोल रहे हो ना, तो इसको क्या बोलोगे आप, सैलिसिलेट आयन। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अब आते हैं लास्ट और थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में देखिए क्या है, ये जो सैलिसिलेट आयन है इस पर अटैक होगा एसिड का, यानी कि H+ आयन का, तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, और ये अपनी रिएक्शन हो गई फिनिश, ओके। बन गया मेन प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड, मेजर प्रोडक्ट। अगर मुझे पैरा वाला बनाना है तो क्या करता, इधर से जो फेनॉक्साइड आयन बनाया था इसका रेजोनेंस कराते, तो रेजोनेंस कराते तो यहां माइनस आता, फिर इधर वाले पे अटैक करता और वैसे बन जाता, ओके। तो नोट कर लेंगे इसकी मैकेनिज्म। सैलिसिलिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सैलिसिलिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन को समझिए। अगर मैं सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा, मतलब मेरा एसिटाइलेशन से है, एसिटाइलेशन से सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं एसिटिल क्लोराइड से करा दूं तो क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल एसिडिक मीडियम, उससे क्या बनेगा, और PCl5 उससे क्या बनेगा। तो देखिए ये एक्चुअल में ये कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड मेडिसिन में बहुत यूज होता है ना। तो देखिए कैसे, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे तो इसका एसिटाइलेशन यानी ये वाला ग्रुप लग जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ओके। यानी कि ये इसकी भी मैकेनिज्म होती है, बट उस पे अब नहीं जा रहे हैं हम लोग, सीधा प्रोडक्ट याद रखना है, कितनी मैकेनिज्म पढ़ोगे। तो ये OCOCH3 ये पार्ट यहां जुड़ जाएगा और ये COOH, इसको बोलेंगे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, और इसका दूसरा नाम तो बहुत ही पॉपुलर है, एस्पिरिन। इसी को कहते हैं एस्पिरिन, डिस्पिरिन की बहन एस्पिरिन। इसका कैल्शियम सॉल्ट क्या होता है, डिस्पिरिन, ओके। तो ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बन गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगर इसकी रिएक्शन में मिथाइल अल्कोहल से करा दूं तो क्या बनेगा। अगर इसकी रिएक्शन आप मिथाइल अल्कोहल से करा देंगे तो ये बनेगा मिथाइल सैलिसिलेट,
यानी कि यहाँ OH C डबल बॉन्ड O। अब देखिए सैलिसिलेट आयन क्या होता है ये, आपको कंफ्यूजन होगा हर बार कि यहां लगना है ग्रुप यहां लगना है, तो उसका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। इसको बोला आपने एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यानी कि C डबल OH रहेगा और एसिटिल पार्ट जुड़ना है। इसको आप बोलेंगे मिथाइल सैलिसिलेट, ये जो कंपाउंड बनाने जा रहे हैं इसको बोलेंगे मिथाइल सैलिसिलेट। और मिथाइल सैलिसिलेट तो OH यानी ईस्टर, तो सैलिसिलेट आयन कौन सा है ये, और यहां पर आपको लगा देना है मिथाइल, तो ये बन जाएगा मिथाइल सैलिसिलेट। और वैसे भी एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो ईस्टर ही बनेगा ना, तो वहां थोड़ी ना रिएक्शन हो जाएगी। ओके, मिथाइल सैलिसिलेट, इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये जितने भी ग्रीन बाम है ना उनमें यूज होता है, जैसे आयोडेक्स वायोडेक्स जितने भी ग्रीन बाम है इन सब में यूज होता है। तो यूज्ड इन ग्रीन बाम। अक्सर जब मार पिटती है ना बड़ी वाली डंडों वाली है ना, तो उसका दर्द जो है वो ठंडियों में आता है, तो ठंडियों में ज्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए बना है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ओके, तो ठंड में जो दर्द होगा ना उसको खींचने के लिए ये मिथाइल सैलिसिलेट है। और आयोडेक्स में भी यूज होता है, जितने भी ग्रीन बाम है उन सब में यूज होता है। ओके, ज्यादा कंपनियों के नाम मुझे याद नहीं है, तो आयोडेक्स बहुत पुराना है तो याद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करा दे तो क्या होगा, तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप PCl5 से करा रहे हैं। ओके, तो PCl5 से रिएक्शन कराने पर फिनॉल पे नहीं अटैक होगा, ये होगा C डबल बॉन्ड, इसका एक H का Cl बन जाएगा, फिर ये POCl3 बन जाएगा और ये साथ में बन जाएगा COCl। ओके, ये कंपाउंड कोई यूजफुल नहीं है, इसकी रिएक्शन आगे कराते हैं। तो इसकी रिएक्शन आगे फर्दर आप इससे करा दो, PCl5 से आपने रिएक्शन करा दी, अब इसकी रिएक्शन आप करा दो, ये फर्स्ट हो गया, और अब सेकंड रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल से इसी की रिएक्शन। ओके, तो इसमें फिनॉल से तो PHOH इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। पहले स्टेप में कराते तो नहीं होती, ओके, क्योंकि ये भी एसिडिक है ये भी एसिडिक है, तो आप यहां इससे करा देंगे तो HCl निकल जाएगा और वो PH लग जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनाइल सैलिसिलेट, ये OH C डबल बॉन्ड O PH, इसको बोलेंगे फेनिल, जैसे इसको बोला मेथिल सैलिसिलेट, इसको बोलेंगे फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट। और ये भी मेडिसिन में यूज होता है। ये कंपाउंड ट्रफ प्रॉब्लम जो होती है ना, ट्रफ प्रॉब्लम, उसके लिए है, ठीक है। तो ये कंपाउंड का यूज करते हैं, लिख लेंगे यूज्ड इन ट्रफ प्रॉब्लम, गले में खिचखिच, उन सब का इलाज है इसके पास, है ना। तो जैसे जो विक्स आते हैं ना उन सब में ये कंपाउंड यूज करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए फेनिल सैलिसिलेट, इसको सेलॉल भी कहते हैं, इसका एक नाम है सेलॉल, इसको सेलॉल भी बोलते हैं। और सेलॉल से याद आया, स्टेप्सिल्स में भी पड़ता है, स्टेप्सिल्स में भी यूज करते हैं, तो यूज किया ही जाता है, स्टेप्सिल्स में यूज करते हैं, विक्स में यूज करते हैं फेनिल सैलिसिलेट, है ना। ट्रफ प्रॉब्लम को रिमूव करता है, ट्रफ प्रॉब्लम खत्म करता है, उसमें हमें पेन में रिलीफ देता है। ओके, ट्रफ को ना खत्म कर देना, नोट कर लो। अगली रिएक्शन है इसके बाद, कोल्वे श्मिट रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन है फ्राइस रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो चलिए देखते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो कुछ रीअरेंज जैसा समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसा ही कुछ होने वाला है। फ्राइस रीअरेंजमेंट में जैसे आपने ये कंपाउंड बनाया, ईस्टर है ना, ये एसीटेट आयन है ना, तो फेनिल एसीटेट बोल सकते हैं आप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। ये
प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये भी है। तो देखिए क्या होगा, ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाके ये COCH3 वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, COCH3 यहाँ आ जाएगा। ऑर्थो वाला भी हो सकता है, पैरा वाला भी हो सकता है। ये जितनी भी रिएक्शन है मैं ऑर्थो पैरा बना रहा हूँ, इसमें ऑर्थो मेजर है, पैरा माइनर है। अगर ऑर्थो ब्लॉक है तो पैरा मेजर है। ओके, तो बार बार नहीं लिखूंगा, आप खुद एक बार लिख लीजिए और इन सब रिएक्शनों में समझ जाएंगे। रीमर डीमन हुआ, कोल्बे श्मिट हुआ, फ्राइस रीअरेंजमेंट हुआ, इन सब में ऑर्थो एंड पैरा। ओके, अगर ये फिनॉल नहीं होता, OH नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। तो ये बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और ये दूसरा वाला बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो चलिए जरा जल्दी से देखते हैं मैकेनिज्म, आखिर किस तरीके से ये जादू हुआ कि ये एसिटाइल पार्ट घूम के इधर आ गया, है ना। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू। ये OCO CH3 वाला पार्ट ये जुड़ दिया है बेंजीन रिंग के साथ, और इसकी रिएक्शन करा दी है एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए होगा क्या, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना एसिटिल पार्ट, ये कार्बोकेटायन बनके भाग जाएगा, और ये O पे आ जाएगा फिर माइनस, क्योंकि इस पे प्लस आएगा। तो ये O माइनस AlCl3 कैसा है, लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये बन जाएगा, बट ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए है, बाद में ये AlCl3 भी चला जाएगा। तो ये O माइनस AlCl3 होल पे माइनस ऐसे बना दीजिए, और साथ में बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड और ये C प्लस, ये बन गया। बाद में क्या होगा कि इस वाले से AlCl3 भी निकल जाएगा, इस वाले से AlCl3 भी निकल जाएगा। तो इधर बना देता हूं, और ये O माइनस आ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये AlCl3 निकल जाएगा और यहां होगा रेजोनेंस। अब सोचिए यहां माइनस है तो तुरंत ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा ना, कार्बोकेटायन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये मैंने ब्रेक करके दिखाया, बट इसी पर अटैक करता है CH3CO, तो ये हट जाता है और ये वाला पार्ट जुड़ जाता है इधर। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना ब्रेक करके दिखा रहा हूं। एक्चुअल में ये कोई स्लो मोशन में थोड़ी ना हो रहा है, तो स्लो मोशन पिक्चर मैं बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। ओके, तो ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, ये माइनस लगा होगा तो ये जुड़ जाएगा C+ के साथ, ये COCH3। अब ये देखिए आप, यहां तक आपने जोड़ दिया। ओके, और यहां पर क्या लगा होगा, जैसे हर रिएक्शन में था, पहले वाले में रेमंड ईवन में भी था, कोल्बे श्मिट में भी था, यहां तो H लगता ही है ना, और ये H को पहुंचाना है आप। तो H कैसे पहुंचेगा, देखिए इसके बाद क्या होगा, ये वाला टूटेगा यहां से और ये टूटेगा यहां से, और ये आपका प्रोडक्ट तैयार है, तैयार है ना प्रोडक्ट, OH COCH बन गया। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। पैरा वाला कैसे बनेगा, जब ये रेजोनेंस करा रहे थे, इसको थोड़ा और रेजोनेंस करा के माइनस चार्ज यहां ले आओ, तो यहां अटैक होगा, तो यहां से बन जाएगा। ओके, तो ये होता है फ्राइस रीअरेंजमेंट, नोट कर लेंगे। और अब चलना है अपने को एक और रिएक्शन पे, क्लेजन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट के बाद अगली हेडिंग है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट, चलिए देखिए इसमें क्या होता है। ये भी एक जादू वाली रिएक्शन है, जैसे एक जादू आपने यहां देखा, अभी तो आपको मैकेनिज्म समझा दी तो ठीक है,
जरा इसको थोड़ी देर के लिए बंद करिए, हटाइए इसको और सोचिए ये वाला ग्रुप उठा के उड़ के यहाँ आ गया, तो क्या हुआ ऐसा जो उड़ के यहाँ आ गया, है ना? तो मैकेनिज्म पता होगी तो है। अभी मैकेनिज्म के थ्रू मैं आपको एक नेम रिएक्शन करके पढ़ाता जा रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आ रहा है। यही सब क्वेश्चन जब अचानक से आपको मिलेंगे ना क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करने की खास जरूरत है। आपको ये रिएक्शन देखकर पहचानना आना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर ये वाली रिएक्शन है जो मैंने पढ़ी थी, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है या ये रीमर-टीमन है। आपको ये चीज जब पहचान करना आ जाएगी तो ऑर्गेनिक और भी सरल बन जाएगी आपके लिए। ओके, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट के बाद आ रहे हैं नेक्स्ट क्लेजन रीअरेंजमेंट में। तो चलिए देखते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या है अपने पास। एक्चुअल में क्लेजन रीअरेंजमेंट में यहां पर जैसे ये O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस तरीके का कोई कंपाउंड है। ओके, डबल बॉन्ड होगा पक्का, और उसको हीट कर दें तो क्या होगा? अभी अगर मैं आपको प्रोडक्ट लिख के बताऊंगा तो आपको कुछ भी खास नहीं लगेगा कि हाँ ये कुछ नया हुआ, जादू टाइप का तो आपको कुछ भी नहीं लगना है। तो आपको जादू लगे इसलिए मैं यहां पर कार्बन 14 यूज कर देता हूं। तो ये C12 नहीं C14 है, आइसोटोप है। ओके, यहां पर स्टार बना लीजिए या 14 बना लीजिए, ऐसा कुछ। तो अब आपको दिख रहा है ना C14 कहां पर है। अब यही पता लगाना है कि प्रोडक्ट में C14 कहां पर होगा। तो चलिए आंसर बताता हूं मैं आपको। हीट करेंगे, ये रीअरेंज होगा, और ये रीअरेंज होकर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये आएगा। ये है आंसर। C14 के साथ यहां जुड़ जाएगा, यानी ये वाला जुड़ना चाहिए था, एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे थे, बट ये वाला जुड़ जाएगा। तो ये है जादू, और यही जादू आपको सीखना है। और ऐसा क्वेश्चन ना एडवांस में बहुत देते हैं, मेंस में भी दे सकते हैं, बट आने के चांस थोड़े कम है। एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वही आंसर होगा। तो चलिए देखिए, इसकी भी मैकेनिज्म है, और इसको मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप समझेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। ये बात आपको तुरंत समझ में आएगी, समझाने की गारंटी मेरी। लेकिन आपको समझने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए ना। जब आप समझना ही नहीं चाहोगे, बैठ जाओगे कि यार समझना नहीं है, इस टाइम जितना समझा लें, फिर तो कुछ ना होने वाला, फिर तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। तो ये कंपाउंड में OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और ये 14 वाला है। इसको जब हम हीट करेंगे तो देखिए होगा क्या। यहां पर होगा रेजोनेंस। ये ऑक्सीजन के पास आपको लोन पेयर दिख रहे हैं, ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, और ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। इतना तो हम पहले भी कर रहे थे, यही सब काम कर रहे थे, पीछे की 3 रिएक्शनों में भी यही काम किया। जैसे ही यहां माइनस आएगा, ये कार्बन में यहां से भी रेजोनेंस होगा, और ये वाला माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देना चालू होगा। अब आप देखिए ये रिंग्स, ये वाले कार्बन से ये C14 कैसे जुड़ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये बनाइए, ये बनाएंगे तो कुछ थोड़ी देर के लिए आपको एक क्लोज रिंग फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो क्लोज रिंग जो फॉर्मेशन दिखाई देगा उसी को आगे तोड़ना है अपने, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जरूर लगता है कि हाँ यार हमने सीख लिया तो जादू टाइप का हो गया ये, बट ऐसा कुछ है नहीं खास। तो यहाँ पर आ गया CH2, ओके, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये तो ये किस तरीके से जुड़ रहा है इस चीज को ही बस समझना है, ऑब्जर्व करना है। ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, और यहां पर आप ऐसे ही बना लो, तो ये CH2 है ना, और ये 14 है। तो ये आपने डबल बॉन्ड से इधर वाले बॉन्ड पर आ गए, ये इधर वाले बॉन्ड पर आ गए, तो ये वाला साथ में बॉन्ड जुड़ने लग गया। तो आप इसको ऐसे दिखाओ, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है और ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ओके, और ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन रहा है, ऐसे दिखाओ।
और चाहो तो इधर वाला दिखा दो, यहां पर भी डबल बॉन्ड बन रहा है। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इसमें क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो यहाँ क्या आएगा, डेल नेगेटिव, फिर ये इधर जा रहा है तो इसका न्यूट्रल हो गया, इसी तरह से ये भी न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जब ये इधर जाएगा तो एक बार एरो का टेल आया इस पे और एक बार हेड आया तो ये भी न्यूट्रल हो गया, फिर फाइनली चार्ज कहां बन रहा होगा। अब इनको डबल बॉन्ड ना बनवा देना, क्योंकि कार्बन पेंटावैलेंट तो होगा नहीं। ये एक ट्रांजिशन स्टेट मैंने बनाई है आपको समझने के लिए, आपके समझाने के लिए मैंने ये ट्रांजिशन स्टेट बनाई। ओके, अब देखिए जल्दी से जरा प्रोडक्ट पे समझते हैं। तो प्रोडक्ट अब क्या बनने वाला है, ये बॉन्ड यहां से जब जुड़ जाएगा तो ये मल्टीपल बॉन्ड हुआ, बॉन्ड तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, जैसे ही यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये टूट जाएगा, यहां से ये रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, नहीं तो कार्बन पेंटावैलेंट नहीं होगा। तो वो चीज मैं बना देता हूं, ये बन गया इस तरीके का डबल बॉन्ड हो और इधर से जुड़ गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए, और ये 14 है। अब देखिए यहां पर H है ना, अब बाकी का तो आपको सब कुछ पता है, पता है कि नहीं। यहां से तोड़ोगे और ये यहां से तोड़ोगे और इस H को यहां जोड़ दोगे, जोड़ते ही आंसर आ जाएगा। कि ऑर्गेनिक में तोड़ना जोड़ना अच्छे से आना चाहिए, अगर तोड़ना जोड़ना अच्छे से आता है तो सब कुछ सही है। ये बन गया OH, ये बन गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ 4, ये अपना आंसर। तो ये था हमारा क्लेजन रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया और क्लेजन रीअरेंजमेंट हो गया, यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, हेडिंग डाल देंगे डाइजोटाइजेशन ऑफ एमिली। तो डाइजोटाइजेशन अपने को देखना है, यही रिएक्शन हम लोगों ने एलिफेटिक में जब देखा था तो हम वहां किसी एमीन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से करते थे इन एसिडिक मीडियम तो वहां पर अल्कोहल बनता था 1 डिग्री एमीन से। यहां पर भी 1 डिग्री एमीन ही लेंगे, लेकिन एलिफेटिक नहीं एरोमेटिक लेंगे, और एरोमेटिक में इंटरमीडिएट कंपाउंड ही ऐसा स्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। एनिलीन की रिएक्शन अपने को करानी है नाइट्रस एसिड से, HNO2 इन एनी एसिडिक मीडियम। हालांकि नाइट्रस एसिड खुद ही एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक, और इसकी जगह पर आप NaNO2/HCl ये भी ले सकते हैं, NaNO2 in presence of HCl। तो ये आपस में रिएक्ट करके NaCl और नाइट्रस एसिड बना देंगे। इस रिएक्शन में टेंपरेचर बहुत ही कम रहता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इससे क्या मिलता है अपने को, जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है ये बनने वाला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है N2+Cl-। ओके, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये रिएक्शन कैसे हुई इस बात को समझने के लिए नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म में कि आखिर ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। ओके, तो सबसे पहले यहां पर अगर ये NaNO2HCl लिया है तो आपको क्या करना है, NaNO2 और HCl को रिएक्ट करा के HNO2 और NaCl बना देना है। और अगर आपने नाइट्रस एसिड लिया है तो सीधा रिएक्शन नाइट्रस एसिड से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए नाइट्रस एसिड में का स्ट्रक्चर ये है। अब नाइट्रस एसिड पे आपको H+ आयन का अटैक कराना है। ये H+ आयन कहां से आ रहा है, एसिड से, कोई एसिड का H+ आयन है। ओके, इसी के 2 मोल आपस में रिएक्ट कर जाए और एक H+ आयन दे दे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर कोई मिनरल एसिड ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये H+ आयन तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो कहीं पर भी अगर मैं लिखता हूं H+ आयन तो इसका मतलब होता है वो वाटर के साथ है H+ आयन, यानी वो H3O+ है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो यहां पर चाहे मैं H+ आयन लिखूं या फिर मैं H3O+ लिखूं, एक ही मतलब है। ओके, तो ये H+ आयन को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला। ओके, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये HO
यहां पर H ऑक्सीजन पे प्लस एंड डबल बॉन्ड हो ये आएगा। और इसके बाद यहां से देखिए वाटर रिलीज हो जाएगा, यहां से ये वाटर रिलीज हो जाएगा। तो वाटर रिलीज होने के बाद अपने को मिल जाएगा NO, N पे प्लस और साथ में वाटर। ओके, अब ये जो NO है ये अटैक करेगा एनिलीन पे। तो अगले स्टेप से आते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे एनिलीन, एनिलीन को ऐसे बना दीजिए ओपन करके, और इस पर अटैक होगा NO का, NO प्लस। ओके, तो नाइट्रोजन के पास देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये NO प्लस को दे देगा। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस वाले NO प्लस को दे देगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो गायब हो जाएगा, लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो देखिए बना लेंगे ये भी, ये बन गया N, NH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, और ये N पे प्लस, ये बन। अब N पे प्लस है तो कैसा है, अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन अनस्टेबल है तो ये वाला एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ओके, ये वाला एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा, तो माइनस H प्लस आएंगे, या फिर इसी बात को आप लिख सकते हैं माइनस H3O प्लस। वो कैसे, वाटर आएगा, यहां पर वाटर तो हो गई, एक्वस मीडियम में ले रखा है, तो वाटर और H प्लस आयन मिलकर H3O प्लस बना देंगे। आप ये भी कह सकते हो। ओके, तो ये वाटर और H प्लस आयन मिलकर क्या बना देंगे, H3O प्लस। अदरवाइज आप सिंपली H प्लस आयन निकाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरीके पॉसिबल है, किसी किताब में H3O प्लस लिखा होगा, किसी में आपको H प्लस आयन मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और देखने की भी जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ज्यादा देखोगे तो कंफ्यूज ज्यादा होगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग, वैसे भी क्रैश कोर्स है, आपको जितना मैं बता रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है, आप इतना ही तैयार कर लो तो ये 80% सिलेबस को आपके कंप्लीट कर देगा, बल्कि मोर देन 80% कंप्लीट कर रहा है ना। कुछ चीजें हैं जो एडवांस लेवल की हैं तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, तो सिर्फ वो चीजें छोड़ रखी है मैंने, बाकी सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट ही करा रहा हूं। ओके, बट इससे आपका मेंस और नीट वालों के लिए नीट लेवल बिल्कुल आसानी के साथ निकलेगा। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से सब पेपर आएगा, आप बाद में चेक भी कर लेना। तो ये H प्लस आयन निकल गया, तो ये बन गया NHNO, तो ये बन गया नाइट्रोसो एनिलीन, नाइट्रोसो एनिलीन। अब ये नाइट्रोसो एनिलीन इसलिए है क्योंकि NH2 का एक H हटा के NO लग गया, तो नाइट्रोसो डेरिवेटिव हो गया एनिलीन का, नाइट्रोसो कंपाउंड, तो ये बन गया नाइट्रोसो एनिलीन। अब आप देखेंगे ये जो नाइट्रोसो एनिलीन आपने बनाया, तो इस नाइट्रोसो एनिलीन में, अब इस नाइट्रोसो एनिलीन में अभी आप देखिए सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना। अब क्या होगा, अब यहां पर फिर से HCl का अटैक होगा, अब यहां पर फिर से HCl का अटैक होगा, और जब अब की बार HCl का अटैक होगा तो ऑक्सीजन ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये H प्लस आयन को देगा, तो ये Cl माइनस आ जाएगा, निकल जाएगा, भागा बिल्कुल नहीं है, अभी यहां से हट चुका है। तो ये बन गया, ये कंपाउंड बन गया कुछ इस तरीके का। अब आप देख सकते हैं O के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही यहां से ये Cl माइनस मैंने निकाल दिया, तो अब देखिए वो Cl माइनस का क्या होने वाला है, वो Cl माइनस का होने वाला ये है कि यहां पर O पे प्लस आया तो तुरंत यहां से बॉन्ड टूटेगा, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ओके, अब ये नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा तो ये वाला बगल वाला नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना चालू कर देगा, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये H प्लस आयन निकल जाएगा, और ये H प्लस आयन मिल जाएगा जाकर इस Cl माइनस को, यानी HCl निकल गया। ओके, फिर से समझिए इस बात को, O पे प्लस आया, यहां से मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम
गया। अब इस वाले नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, इस वाले नाइट्रोजन का प्लस आ गया तो यहां से हाइड्रोजन हट गया और ये HCl के साथ निकल गया। तो क्या निकल गया? HCl। और बन क्या गया? तो कंपाउंड जो बना है उसको आप नोट कर लेंगे। कंपाउंड बना है N डबल बॉन्ड N N डबल बॉन्ड N, ओके, सिंगल बॉन्ड OH, ये बन N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। अब ये जो HCl निकल गया, यही HCl का हम अटैक फिर करा देंगे। तो मेरे पास अब जगह नहीं इधर, तो मैं इस तरफ बना रहा हूं, ओके। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, फिर से इसके ऊपर आप HCl का अटैक करा दो। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो अब की बार फिर से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H को दे देगा और ये Cl निकल जाएगा, तो -Cl माइनस, ओके। क्लोराइड आयन निकल गया और अब की बार फिर से क्या बन गया? ये बन गया ऐसा कुछ, ओके। अब क्या होगा? ऑक्सीजन पे प्लस आ चुका है तो ये निकल जाएगा वाटर बन के, तो -H2O, और ये बन गया आपके पास इस N पे क्या आ जाएगा? प्लस, इस N पे प्लस आ जाएगा ना, N डबल बॉन्ड N यहां प्लस, तो ये रेजोनेंस कर जाएगा और रेजोनेंस तो ये कर ही जाएगा, तो इधर से लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो ये वाला नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, तो ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे, ओके। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे इस N पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए वो जो Cl माइनस निकला है ना, वो Cl माइनस आप यहां पर अटैक करा दो, तो Cl माइनस अगर आप यहां पर अटैक कराओगे तो इधर आप Cl माइनस भी दिखाओगे और इधर भी आप Cl माइनस भी दिखाओगे, और इसी को बोल रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी को बोला जा रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि प्लस चार्ज के साथ माइनस चार्ज Cl माइनस भी रहेगा, ओके। तो ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और कंपाउंड का नाम लिख लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग की वजह से, डाइएजोनियम, डाइएजोनियम का मतलब दो नाइट्रोजन, एजोनियम RUM प्लस की वजह से क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये था डाइजोटाइलेशन ऑफ एनिलीन, ओके, नोट कर लेंगे। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शंस थी, नेम रिएक्शन या जिनकी हमें एरोमेटिक में मैकेनिज्म समझनी थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें से कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की मैकेनिज्म तो हम नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एलिफैटिक में ही, एल्डिहाइड कीटोन में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उनमें ही आ गया था, एल्डोल के एलिजारो के बाद ही, है ना, तो वहां पर भी आ गई थी रिएक्शंस, और बाकी जितनी बच गई थी तो वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा थी। जितनी नेम रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है, बस आप इतनी नेम रिएक्शन अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये सफिशिएंट है आपके लिए, ओके। अब हम लोगों को पढ़ना है क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, इनकी रिएक्शन। तो इनकी रिएक्शंस अब अपने को, अब इसमें इन जो कंपाउंड्स हैं इनमें कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं बची, जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको बता दी। तो अब जितनी रिएक्शंस बची हैं उनको हम चार्ट बना के सॉल्व देख लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, क्वेश्चन तो है नहीं, रिएक्शंस को चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। तो एक टेबल टाइप का बनाएंगे और टेबल के थ्रू हम रिएक्शंस को समझेंगे। तो एक साथ कंपाउंड की रिएक्शन सब देखते हैं टेबल के फॉर्मेट में, ओके, यहां तक नोट करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। चलिए देखते हैं रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन में। ये आप टेबल बना लेंगे इसी तरीके से, ओके, चार्ट बोल दीजिए या टेबल बोल दीजिए। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ये रिएजेंट्स के साथ कराएंगे और ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, ओके। जगह कम होने की वजह से मैंने बेंजीन ऐसे बनाया है, तो आप लोग जैसे चाहें, आप लोग भी चाहें तो ऐसे ही बना लीजिए तो ज्यादा बेटर है। चलिए देखते हैं रिएक्शंस कौन कौन सी। तो क्लोरोबेंजीन में बिल्कुल आप सब देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस हैं। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैं ये बोलूंगा DDT,
ये जो है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाकी सब नॉर्मल रिएक्शंस हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराई। एरिल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये वुड्ज-फिटिंग रिएक्शन है और यहां पर 2 मोल ऑफ NaCl निकल जाएगा और ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। ओके, तो पहला कंपाउंड हमारा है ये एल्काइल बेंजीन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगर हम यहां पर दोनों मोल एराइल हैलाइड ले ले और उसकी रिएक्शन सोडियम और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ करा देते हैं, तो वुड्ज रिएक्शन में क्या होता था, 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेते थे। वुड्ज फिटिंग में क्या होता था, एक एरिल हैलाइड एक एल्काइल हैलाइड, और फिटिंग में क्या होता है, दोनों मोल एरिल हैलाइड लेते हैं। तो दोनों मोल एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से कराएंगे, यानी कि फिटिंग रिएक्शन। तो 2 फेनिल ग्रुप आकर जुड़ जाएंगे और ये Cl हट जाएंगे, Cl और Na मिलकर NaCl बना देंगे और इसीलिए 2 मोल के साथ रिएक्शन होगी तो बायफेनिल। इस कंपाउंड का नाम लिख लीजिएगा बायफेनिल। ओके, और ये पहले वाले का नाम क्या था, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं 2 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CCl3CHO से करा दूं, तो आप देखेंगे यहां वाला जो हाइड्रोजन होगा ना, ये हाइड्रोजन और इसका डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो इसके 2 मोल का 2H और इसका 1 O मिलकर वाटर बना देगा और ये इधर से जुड़ जाएगा, आप देख सकते हैं ऐसे। तो इसको बोलते हैं DDT, इंसेक्टिसाइड होता है। DDT का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन की वजह से इथेन, एक कार्बन ये और एक ये इथेन। ओके, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, और किसकी तरह काम करता है, ये इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड और उसको हीट कर दूं 200 पे, तो क्या होगा, एनिलीन मिल जाएगा और इसका H और Cl निकलकर HCl बन जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस साइनाइड करा दूं और इसको भी 200 पे हीट कर दूं, तो आप देख सकते हैं ये साइनो ग्रुप जुड़ जाएगा और NaCl निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। इसका नाम एनिलीन सभी जानते हैं, तो कॉमन है एनिलीन, और इस वाले को बोलेंगे साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। ओके, रानी निकिल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है, निकिल एल्यूमिनियम का एलॉय है और निकिल एल्यूमिनियम का एलॉय ये क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअल में यहां पर बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन ये प्रोवाइड करता है। वो नेसेंट हाइड्रोजन और ये Cl मिलके HCl बनाता है और ये बेंजीन बना देता है। तो बेस्ट मेथड है क्लोरो ग्रुप को रिमूव कराने का रानी निकिल। ओके, इसको नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, क्लोरो ग्रुप के रिमूवल में काम आता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, सोडामाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहां पर देखेंगे NaCl निकल जाएगा और NH2 जुड़ जाएगा। ओके, और ये लास्ट रिएक्शन है एक्वस NaOH और KOH। तो OH माइनस वैसे तो अटैक करेगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, बट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन पॉसिबल है और इस रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस। तो ये रिएक्शन नॉर्मली ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होगी, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर अगर हम रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH KOH की, तो Cl ग्रुप हट जाएगा और OH इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी क्या बन गया, फिनॉल। कंपाउंड का नाम क्या है, फिनॉल। ओके, अब देखिए ये वाली जो रिएक्शन थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन जो हुई है इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं यहां पर क्लोरोबेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यहां पे मैं स्टार लगा देगा उस वाले कार्बन पे, और इसकी रिएक्शन इससे हो रही सोडामाइड NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो देखिए होता क्या, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक्चुअल में यहां पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है बेंजाइन, ये बात आप याद रखिएगा अच्छे से, ये बनता है बेंजाइन इंटरमीडिएट।
ओके, अब ये बेंजाइन बनता है इंटरमीडिएट, फिर यहां पर अटैक होता है NH2 ग्रुप का, ओके, लिक्विड अमोनिया का। तो जो लिक्विड अमोनिया का यहां पर अटैक होता है तो वो इस Cl, जैसे यहां पर ये स्टार वाला कार्बन था, तो यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, ओके, तो दोनों पे अटैक कर सकता है, इस पोजीशन पे भी कर सकता है और इस पोजीशन पे भी कर सकता है, ओके। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट। तो यहां पर NH2 वहां पर भी लगेगा जहां स्टार है और वहां पर भी लगेगा साथ में जहां पर उसके बगल वाला, स्टार के बगल वाला, तो स्टार के बगल वाले पे भी लग जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शन में यहां पर अगर नहीं देगा तो याद रखिएगा कि ये जो स्टार वाला है कंपाउंड, जहां पर स्टार लगा हुआ है उस कार्बन के बगल में यहां कहीं पे NH2। क्यों ऐसा हुआ, तो देखिए ये जो बेंजाइन बना यहां Cl से गया, आप इसको बना दो, मैंने इसको सीधा कर रखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो बेंजाइन बना है तो बेंजाइन में सिमेट्री आ जाती है, तो इस वाले पे भी अटैक हो सकता है और इधर वाले से भी अटैक हो सकता है, ओके। तो इधर वाले से अगर अटैक होगा तो ये वाला बन जाएगा और अगर इधर वाले से अटैक होगा तो ये वाला बन जाएगा, तो ये दोनों ही कंपाउंड्स पॉसिबल, ओके। तो ये थी रिएक्शंस कंप्लीट क्लोरोबेंजीन की, और अब इसी तरीके से अपने को रिएक्शन पढ़नी है फिनॉल की। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो चलते हैं अगली रिएक्शंस में, और अब अपने को रिएक्शंस पढ़नी है फिनॉल की। तो फिनॉल की रिएक्शंस के लिए भी एक टेबल बना ली है मैंने, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो तो हम बना ही चुके हैं, अब जो बची हुई रिएक्शंस हैं उनके लिए और देख लेते हैं, ओके। तो ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप कहेंगे, इनमें भी मैं एक दो आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, है बनाना सब कुछ है और पढ़ना भी सब कुछ है, ओके। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल की रिएक्शन क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, ओके। तो सबसे पहला है PCl5। अगर हम इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो आप देखेंगे हीट करने पर जैसे ROH की PCl5 से कराते थे तो क्लोरोबेंजीन ये बन जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, साथ में फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा और HCl बनेगा। तो POCl3 की रिएक्शन अगर हम फर्दर फिनॉल के साथ कराते, यानी कि ये फिनॉल अगर एक्सेस में होगा तो ये POCl3 के साथ फिर से रिएक्ट कर जाएगा और ये बना देगा ट्राइफेनिल फॉस्फेट। इस कंपाउंड का नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ओके। नेक्स्ट आते हैं सल्फोनेशन। तो अगर फिनॉल का हम सल्फोनेशन करें तो फिनॉल कैसा होस्ट है, ऑर्थो पैरा होस्ट है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, सल्फो। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ऑर्थो वाला माइनर होगा और पैरा वाला मेजर होगा, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा O हाइड्रोक्सी। O हाइड्रोक्सी का मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं जानता हूं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इतना छोटा, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप सुन के लिख सकते हैं, ओके। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। ये तो हो गया सल्फोनेशन। अब आते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन पे। तो आप देख सकते हो फ्रिडिल क्राफ्ट अगर मैं एल्काइलेशन कराता हूं तो फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में OH के साथ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे CH3 लग जाएगा और इसको बोलते हैं जाइलीन। जैसे इस वाले को बोलेंगे ओजाइलीन, सॉरी ये जाइलीन नहीं, क्रिजॉल होगा। CH3 पे जाइलीन होगा, ये O क्रिजॉल है और ये P क्रिजॉल, पैरा क्रिजॉल, ऑर्थो क्रिजॉल एंड पैरा क्रिजॉल, ओके। और अगर मैं इसका एसिटाइलेशन कराता हूं, फ्रिडिल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो आप देखिए यही पार्ट CH3CO यूनिट जो मैंने आपको नेम रिएक्शन में पढ़ाया भी था फ्रिडिल क्राफ्ट, तो CH3CO यूनिट ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो पे ये लगा हुआ है बट इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसके IUPAC में भी इसकी सीनियरिटी ज्यादा है इससे, तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका वही होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी और इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन, ओके। अब यहां पर देख लेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन,
हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, ये ज्यादा बेटर होगा। हालांकि आप कह भी सकते हो कि ऑर्थो एसिटिल फिनॉल, पैरा एसिटिल फिनॉल, और इसका तो मोस्ट पॉपुलर नेम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल यही फॉर्मूला होता है पैरासीटामोल का। फिनॉल के पैरा पोजीशन पे एसिटिल गिर जाता है तो पैरा एसिटिल, और आगे ऑल क्यों लगा है, वो फिनॉल की वजह से लगा है, तो पैरासीटामोल। ओके, नेक्स्ट आते हैं विद नाइट्रिक एसिड। अब देखिए नाइट्रिक एसिड में 3 तरह की कैटेगरी है। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगर फिनॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराई जाती है तो कैसा HNO3, अगर आप डाइल्यूट लोगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा। इस वाले का नाम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिख लीजिएगा और इस वाले का नाम पैरानाइट्रोफिनॉल। मैं पैरा वाले का लिख दे रहा हूं, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल। इसी तरीके से बगल वाले का क्या हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये कर दिया तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा और इसको बोलते हैं क्विनोन, और साथ में बन जाएगा ये। तो ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो आप देख रहे हैं 2% सिर्फ बनेगा और इसका नाम है पिक्रिक एसिड। और यही कंपाउंड अगर आप फ्यूमिंग HNO3 में ले लेंगे तो यही मेजर में बनेगा, तो इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ओके, एक्सप्लोजिव भी होता है, ये एक्सप्लोजिव नेचर का भी होता है। और इस वाले कंपाउंड का नाम लिख लीजिएगा पैराबेंजोक्विनोन, क्विनोन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH से कर दे, तो अभी आपने देखा एसिटाइलेशन ऑर्थो पर हो रहा था, और अब अगर आप एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तो इसी पे सब्स्टिट्यूट होकर एसिटाइल पार्ट जुड़ जाएगा, और इसको स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन बोलते हैं, स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन। ओके, अगर मैं यहां पर देखूं तो H हटाकर एसिटिल बन गया, तो ये बोलेंगे एसिटिल फिनॉल, इसको बोलेंगे एसिटिल फिनॉल, क्योंकि H को रिप्लेस किया है एसिटिल ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा। तो देखिए फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ करेंगे तो नॉर्मली अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या बनेगा, तो ब्रोमीन के साथ अगर आप रिएक्शन कर दोगे तो ऑर्थो पैरा वाला नहीं बनेगा। ऑर्थो पैरा वाला तब बनेगा जब आप CH2 या फिर CCl4 इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। ओके, लेकिन अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल, इसका नाम है TBA। TBA का मतलब ट्राइब्रोमोफिनॉल, सॉरी TBP, ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, इसमें ऑर्थो और पैरा वाले में फिर हिंड्रेंस की वजह से पैरा वाला मेजर होगा। ओके, नेक्स्ट दो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। अगर फिनॉल की रिएक्शन में NaOH से करा दूं तो एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन है तो क्या होगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, लेकिन अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन NaHCO3 या फिर Na2CO3 से कराता हूं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैंने आपको एसिड बेस रिएक्शन बताई थी, और एसिड बेस रिएक्शन में वही रिएक्शन फीजिबल होती है जिसमें कि प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड वीक होना चाहिए रिएक्टेंट से। तो यहां पर देखेंगे आप तो हाइड्रोजन एक वीक एसिड की तरह काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल। फिनॉल और हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो ये वीक एसिड है और फिनॉल क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, फीजिबल। लेकिन अगर आप यहां पर इस रिएक्शन को बनाते तो सोचो जरा क्या बनाते, इस रिएक्शन को आप बनाते तो यहां पर ये आप सोडियम फेनॉक्साइड ही लेकर आते और साथ में बनाते यहां पर H2CO3, साथ में बनाते H2CO3। अब होता क्या है कि H2CO3 is more acidic than phenol, इसलिए इस तरीके की रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कभी रिएक्शन नहीं देगा। ओके, तो ये थी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल।
यहां तक आप नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है अपना केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने आपको मैकेनिज्म में डाइजोटाइजेशन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है एनिलीन और नाइट्रस एसिड की हेल्प से, तो वो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया था। अब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो इसी तरीके से फिर से टेबल बना लेंगे। ओके, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम H3PO2 और साथ में वाटर इससे कर देंगे तो ये बेस्ट मेथड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से डायरेक्ट बेंजीन बनाने का। तो वन स्टेप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर आपको बेंजीन बनाना है तो वो ये तरीका। ओके, अदरवाइज आपको क्या करना होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की आपको बॉइल्ड वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल बनेगा, और जब आप इस फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएंगे, इस फिनॉल की रिएक्शन जब आप जिंक डस्ट से कराएंगे तब ये बनता है जिंक डस्ट, तब ये बनता बेंजीन। तो दो स्टेप में ले जाना पड़ता। ऐसे आपको आराम रहेगा कि आपको क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 प्लस वाटर से करानी है तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में आपको बेंजीन मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं कॉपर सॉल्ट CuCl लिखा है या Cu2Cl2 लिखा हो, एक ही मतलब है। ओके, तो आप Cu2Cl2 भी लगा सकते हैं, Cu2Br2 भी लगा सकते हैं, यहां सब आप देख रहे हैं। तो क्यूप्रस सॉल्ट है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये N2 गैस बन के निकल जाएगा और ये Cl से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक इसी तरीके से CuBr HBr लेंगे तो HBr लेने पर तो क्या होगा, ये HCl बन के निकल जाएगा यहां पर। ओके, और साथ में ये Br यहां लग जाएगा और N2 गैस बन के निकल जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन। अगर हम कॉपर का सॉल्ट और एसिड की प्रेजेंस लेते हैं तो इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, और अगर हम कॉपर पाउडर लेते हैं तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कॉपर पाउडर भी मैंने लिया है और उसकी मदद से भी मैं क्लोरोबेंजीन बना रहा हूं, और नीचे वाली रिएक्शन में KBr इन प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर, कॉपर पाउडर ले रहा हूं तो ब्रोमोबेंजीन बना रहा हूं, तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन, और ये वाला है सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, अब आप देख लीजिए यहां पर Ki कॉपर पाउडर लिया तो आइडोबेंजीन बन गया। इसी तरीके से KCN और कॉपर पाउडर लेके साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड नहीं था, तो मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन भी बन जाता है, और इसके लिए आपको HBF4 लेना पड़ेगा। तो HBF4 में क्या होगा, HCl निकल जाएगा, BF3 अलग हो जाएगा और ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और साथ में N2 गैस। ओके, बॉइल्ड वाटर में आपको पहले ही बता चुका हूं, बॉइल्ड वाटर का मतलब टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए। तो बॉइल्ड वाटर के साथ अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, फिनॉल बन जाएगा, साथ में N2 आ जाएगा और HCl भी आ जाएगा। यहां पर HCl भी लिख दीजिएगा। हालांकि बाय प्रोडक्ट की इतनी कोई जरूरत नहीं है, अपने को मेन मतलब है मेन प्रोडक्ट से, तो मेन प्रोडक्ट के बारे में ही अपने को मेन जानना है। नेक्स्ट आते हैं, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम NaNO2 सोडियम बाइकार्बोनेट कॉपर सॉल्ट के साथ कर दे तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाइट्रो ग्रुप ये अटैक करेगा। ओके, नाइट्रोबेंजीन बना देगा। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराएं एट अ वेरी लो टेम्परेचर, तो देखिए फिनॉल वाले में फिनॉल का एक H जो होगा फेनिल ग्रुप का, वो इस Cl के साथ मिलकर HCl बना देगा और ये ग्रुप जुड़ जाएंगे इस तरीके से। इस कंपाउंड का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नाम लिख लेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका अगर हम फर्दर रिडक्शन करा दें तो क्या होगा, ये जो आप पाई बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये ब्रेक हो जाएगा और इधर इधर H आ जाएगा, तो रिडक्शन कराने से ये हो जाएगा। तो अब इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रेजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी ये भी लिख लेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रेजोबेंजीन, हाइड्रेजोबेंजीन, हाइड्रोजन लगने से हाइड्रेजोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन SO2 गैस और CuCl2 और HCl की प्रेजेंस में करा दूं तो ये बन जाएगा SO2Cl। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फ्यूरिल, SO2Cl सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और यही हिल्सबर्ग रिएजेंट भी होता है।
ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगर बेंजीन और साथ में सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या होगा, NaCl निकल जाएगा इधर से, ओके, एसिटिक एसिड इसको मिल जाएगा ये फेनिल के H से, और ये पार्ट पूरा जुड़ जाएगा तो ये बना देगा बाइफेनिल, और NN मिलकर N2 बना देंगे, तो साथ में N2 गैस भी निकलेगा और इस कंपाउंड को बोलते हैं बाइफेनिल। बाइफेनिल अगर दोनों में एक भी कॉमन कार्बन नहीं है, दोनों ज्वाइन है सिंगल बॉन्ड से, तो इसको बाइफेनिल कहते हैं। ये कंपाउंड में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस वाले कंपाउंड में जिसमें कि दो कॉमन कार्बन होते हैं, ये वाले को इसको बोलते हैं नैप्थालीन, इस वाले को बोलते हैं हम नैप्थालीन, ये अलग होता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, नैप्थालीन ये है, ओके। और जब बेंजीन रिंग दो जुड़ती हैं तो ये एक्चुअल में बेंजीन नहीं, ये फेनिल है, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन जा चुका है, तभी तो दो फेनिल रिंग जुड़ रही है ना, तो दो बेंजीन रिंग नहीं, दो फेनिल रिंग जुड़ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, बाइफेनिल। बाई माने टू, तो इसका नाम हो जाएगा बाइफेनिल, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं पोटेशियम साइनेट से। अगर आप पोटेशियम साइनेट से करेंगे रिएक्शन तो ये KCl बन जाएगा, ओके, और ये साथ में बन जाएगा NCO थायोसाइनेट, तो ये आइसोसाइनेट, सॉरी थायोसाइनेट तो S की वजह से लगेगा, ओके, अगर यहाँ S हो जाएगा तो आइसोथायोसाइनेट, अदरवाइज में ये NCO, जैसे हम लोग बनाते थे ना एनीन की रिएक्शन पढ़ते थे, तो वहां पर RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसा बनता था RNCO, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी बना है RNCO, तो उसको क्या बोलते थे, एल्किल आइसोसाइनेट, तो इसको क्या बोलेंगे, फेनिल आइसोसाइनेट, इसका नाम लिख लेंगे फेनिल आइसोसाइनेट, ओके, तो ये है फेनिल आइसोसाइनेट। इसकी आगे आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन, एनिलीन मिल जाएगा। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और अब अपने को आगे देखना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो यहां तक नोट कर लेंगे, ओके, और नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे और इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, द केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ओके। तो नाइट्रोबेंजीन की केमिकल रिएक्शंस हेडिंग डाल देंगे, तो जरा देखेंगे, इसको भी मैंने इसी टेबल के फॉर्म में बना रखा है। तो रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ये एक्चुअल में क्या होगा, रिडक्शन, तो ये रिडक्शन है, और रिडक्शन की वजह से नाइट्रो ग्रुप विल कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, ओके, तो नाइट्रो ग्रुप NH2 ग्रुप में चला जाएगा और एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं, किसी भी H2 यानी कि कोई हैलोजन जैसे, और उसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, AlCl3, जैसे Cl2 AlCl3, Br2 AlBr3, इस तरीके से ले लिया। तो नाइट्रो ग्रुप हमारा कैसा होस्ट है, मेटा होस्ट है, अगर मेटा होस्ट है तो मेटा पे जाके वो X वाला ग्रुप लग जाएगा, ओके। तो जैसे अगर यहाँ Cl होता तो क्या नाम हो जाता, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ओके। नेक्स्ट आते हैं HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, ओके। तो नाइट्रोबेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप कैसा है, मेटा होस्ट, तो मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, नाइट्रो, तो ये बन जाएगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,3 इस कंपाउंड का नाम है, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, ओके। और इस नाइट्रोबेंजीन की जो मेटा नाइट्रोबेंजीन आप देख रहे हैं, अगर इसकी रिएक्शन आप फर्दर NaOH-K4FeCN6 से करा देंगे तो इसके पैरा पोजीशन पे OH लग जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। तो अगर मेटा नाइट्रोबेंजीन, दो नाइट्रो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, अगर आपको एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना है और एक को बचा के रखना है नाइट्रो में ही, और एक नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट कराना है, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में, तो इसके लिए आपको एक स्पेशल रिएजेंट की जरूरत होगी, वो होगा अमोनियम सल्फाइड। अब यहां देखिए मैंने SX ले रखा है, तो ये हो गया अमोनियम पॉलीसल्फाइड, इसका नाम है अमोनियम
पॉलीसल्फाइड। येलो कलर का होता है अमोनियम पॉलीसल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, और ये क्या करता है, एक NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में रिड्यूस करता है और एक को रहने देता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसकी रिएक्शन अगर मैं फ्यूमिंग H2SO4 या कंसंट्रेट H2SO4 से करा दूं तो मेटा होस्ट है, मेटा में क्या लग जाएगा, सल्फो ग्रुप लग जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं सॉलिड KOH और 66 डिग्री सेल्सियस जो कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर है, तो ये इस टेम्परेचर में अगर सॉलिड KOH के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, तो मेटा होस्ट तो है बट यहां सॉलिड KOH की वजह से नाइट्रो के ऑर्थो और पैरा पे आ जाता है OH ग्रुप। ओके, तो यहां पर OH ग्रुप ऑर्थो पैरा पे आता है और ये वाला मेजर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाला मेजर होता है और ये वाला माइनर होता है। क्यों, H बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, कंपाउंड का नाम क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर मैं आयरन इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम, ये क्या है, रिडक्शन, तो ये भी क्या है, रिडक्शन, ये माइल्ड रिडक्शन है, तो ये नाइट्रोबेंजीन को किसमें कन्वर्ट करा देगा, नाइट्रोसोबेंजीन। NO अगर आ जाएगा तो आप बोलोगे नाइट्रोसोबेंजीन, नाम भी नोट करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अगर ये OH नहीं होता, H होता तो एनिलीन बन जाता, और अभी ये क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोक्सी लग गया, तो इसका नाम बन जाएगा हाइड्रोक्सी एनिलीन, हाइड्रोक्सी एनिलीन। ओके, ये तीन रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ओके, तो इनको भी बहुत अच्छे से याद रखना है, खास करके ये रिएजेंट्स। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में हीट कर दूं, या फिर इसका सब्स्टिट्यूट है ग्लूकोज NaOH और हीट, ठीक है, तो यहां पर बेसिक मीडियम में हीट कर रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं। ओके, तो ग्लूकोज NaOH हीट या फिर CH3ONA हीट, अगर ऐसा लेंगे तो यहां पर ये दो बेंजीन रिंग, ये नाइट्रो वाली बेंजीन रिंग जुड़ेंगी और ये बनाता है, ये N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड O देता है, इसको बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है एजॉक्सी बेंजीन। अगर वहीं पर मैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और मिथाइल अल्कोहल और वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं, इस तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट ले लूंगा, तो ये बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी ये बन जाएगा डाईएजोबेंजीन, ये वाला डाईएजोबेंजीन। और अगर जिंक डस्ट और NaOH के साथ हीट करा दूंगा तो हाइड्रोजोबेंजीन। तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप तीनों के नाम लिख लेंगे, इसको बोलते हैं डाईएजोबेंजीन, एजोबेंजीन भी बोल सकते हैं और डाईएजोबेंजीन भी बोल सकते हैं, जो भी लगाना चाहें, डाईएजोबेंजीन। और इस वाले को बोलेंगे हाइड्रेजोबेंजीन, हाइड्रेजो, यहां डाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पर भी ना लगाओ चल जाएगा, बिल्कुल कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है एजोबेंजीन और हाइड्रेजोबेंजीन। ओके, अच्छा, इनमें भी रिलेशन है, वो क्या, वो देखिए, अगर मैं इस वाले का ऑक्सीडेशन करा दूं, इस वाले कंपाउंड का अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से, तो ये बन जाएगा, एजोबेंजीन से चले जाएंगे एजॉक्सीबेंजीन, और अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं तो क्या बन जाएगा, हाइड्रेजोबेंजीन। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद कुछ रिएक्शंस और रह गई थी, तो वो और बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करता हूं, तो यहां आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम, तो एनिलीन बनाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, तो ये बनाएगा पैरा एमिनोफिनॉल। एक्चुअल में पहले PHNHOH बनता है, यानी हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी एनिलीन, बाद में रीअरेंजमेंट होके बन जाता है पैरा एमिनोफिनॉल। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराता हूं एल्कलाइन मीडियम में, तो यही बनेगा हाइड्रेजोबेंजीन, यही वाला कंपाउंड बन जाएगा हाइड्रेजोबेंजीन। और अगर मैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कराता हूं, तो देखिए इसका जनरल फॉर्मेट मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, मेटा होस्ट है तो मेटा पे लग जाएगा। अब जैसे ब्रोमो करा रहे हो तो बेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये क्या बन जाएगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाइड्रेजोबेंजीन, इसका नाम पैरा एमिनोफिनॉल, और ये है। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एरोमेटिक
कंपाउंड चैप्टर फिनिश होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।